हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों पाकिस्तान के गृह मंत्री को लंदन में मिला अपराधियों वाला ट्रीटमेंट। बेइज्जती का वीडियो देख निकल जाएंगे मुनीर के आंसू। दोस्तों बताएंगे मुनीर चाहे जितने संविधान संशोधन करवा ले, ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवा ले, बेइज्जती पाकिस्तान की होनी तय है। पाकिस्तान का इमेज नहीं बदल सकता। बताएंगे दोस्तों पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की ली गई तलाशी, बम ले जा रहे या फिर ड्रग्स ले जा रहे हो, अपनी गाड़ी दिखाओ। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है दोस्तों पाकिस्तान की, बड़ी जानकारी बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। भारत के कारण अमेरिकी किसानों का हुआ बड़ा घाटा। ट्रंप ने ये बयान देकर कह दिया कि भारत पर लगाएंगे इस मामले में भी एक्स्ट्रा टैरिफ। बताएंगे इस ट्रंप के धमकी के पीछे भारत को कैसे मोहरा बनाया जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ पुतिन के बाद क्या जेलेंस्की आएंगे भारत, और आएंगे तो कब आएंगे, और कैसे ये यूक्रेनी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा होगा, तो वहीं आपको बताएंगे। काफी समय बाद मेहरंग बलोच ने पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। क्या अभी भी मेहरंग बलोच जेल में ही कैद है या फिर बाहर है, क्या है इनको लेकर जानकारी। सारी खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। बताएंगे कैसे ब्राजील ने छीना भारत से बांग्लादेश का कच्चा कपास बाजार, लेकिन एक क्षेत्र में अभी भी भारत का बादशाहत है बरकरार। ये सारी खबरों को जानने के लिए बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मेकअप कर लेने से असली चेहरा छुप नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल असलियत निकलकर सामने आएगा ही आएगा। और यही स्थिति आज पाकिस्तान की है, जो अपनी अंदरूनी हालत को छिपाने के लिए हर प्रयास कर रही है, लेकिन रियलिटी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की दोस्तों, जहां तुम बम लेकर जा रहे हो या ड्रग्स लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी की चेकिंग करवाओ। जी हां, लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की ली गई तलाशी। दोस्तों बता दे, मुनीर चाहे जितने संविधान संशोधन करवा ले और शहबाज ट्रंप के बगल में खड़े होकर सैकड़ों फोटोज निकलवा ले, लेकिन पाकिस्तान की जो इमेज है वो नहीं बदलने वाली। पाकिस्तान की छवि नहीं बदलने वाली। आतंकवाद को पालने वाले इस देश के वीआईपी नेता जहां जाते हैं वहीं गंदी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक पाकिस्तानी मंत्री के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें सरकारी दफ्तर में अंदर भेजने से पहले तगड़ी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा। इस तलाशी अभियान का वीडियो भी सामने आया है, जिसको देखकर जाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। दोस्तों बता दें, हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी लंदन पहुंचे थे, जहां पर उन्हें ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस के अंदर एक मीटिंग के लिए जाना था। अंदर घुसने से पहले पाकिस्तान के इस मंत्री को गेट पर ही रोक दिया गया। लंदन में एक तरह से नकवी वीआईपी गेस्ट थे, लेकिन उनकी ऑडी कार की तलाशी ऐसे ली गई जैसे उसमें बम या फिर विस्फोटक होने का शक हो। इस तलाशी अभियान का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया भर में गरीबी और मजदूरी का ढिंढोरा पीटने वाले पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी देश की तरह ट्रीट किया जाता है। चाहे ऊपर ऊपर से पाकिस्तान की तारीफ क्यों ना की जाती हो, लेकिन यहाँ तक कि पाकिस्तान का दोस्त चीन को भी पता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है, और उसके हुक्मरान भी आतंकवादियों के साथ मिले रहते हैं, जिसका प्रमाण लंदन ने दे ही दिया। दोस्तों इसमें भी गौर करने वाली सबसे बड़ी बात क्या है आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी लंदन पहुंचे तो थे, लेकिन वो आसिम मुनीर का मैसेज लेकर उस जगह पहुंचे थे दोस्तों जहां पर इनकी घनघोर बेइज्जती हुई। मोहसिन नकवी लंदन में अपने नए सीडीएस के दूध बनकर पहुंचे थे। ब्रिटिश उच्चायुक्त के पास पहुंचकर उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के अपराधियों को वापस लेने के लिए तैयार है। ऐसे में पाकिस्तान की हुई इस इंटरनेशनल बेइज्जती पर आपकी क्या राय है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान इज्जत के लायक बचा ही नहीं है जो उसकी इज्जत की जाएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद्य पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सोमवार को व्हाइट हाउस में उस समय कही जब वे किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों की कमाई कम हो रही है। उन्होंने इसे डंपिंग बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना
करना चाहिए। ट्रंप ने अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की छूट मिली हुई है। मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अभी बातचीत चल रही है। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका कनाडा से आने वाली खाद्य पर भी कड़े टैरिफ लगा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी खाद्य कनाडा से आती है, अगर ये बहुत सस्ती हो गई तो हम उस पर सख्त टैरिफ लगा देंगे। दोस्तों, कनाडा अमेरिका को पोटाश खाद की सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। अब तक इसे व्यापार समझौते की वजह से संरक्षण मिला हुआ है। अमेरिका में महंगाई और बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। किसान भी बढ़ती लागत से परेशान है। अगर खाद पर नया टैरिफ लग गया तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने हाल ही में पोटाश और फॉस्फेट को क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में शामिल किया था ताकि उनकी सप्लाई बनी रहे, लेकिन किसान अभी भी इसको लेकर परेशान है। ट्रंप ने मेक्सिको को यह आरोप लगाते हुए 5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी भी दी कि वो अमेरिका को तय समझौते के मुताबिक पानी नहीं दे रहा। ये समझौता लगभग 80 साल पुराना है, लेकिन अमेरिका लंबे समय से मेक्सिको पर इसके पालन न करने का गंभीर आरोप लगाता रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों की मदद के लिए $12 अरब का एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि फसलों के दाम कम हो गए हैं और चीन सहित कई देशों के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के कारण अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस पैकेज के तहत ज्यादातर पैसा किसानों को सीधी मदद के रूप में दिया जाएगा ताकि वे अपनी फसलें बेच सके और अगले साल की खेती की तैयारी कर सके। सोयाबीन और ज्वार उगाने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि इन फसलों का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, लेकिन इस साल चीन ने अमेरिकी सामान पर नई ड्यूटी लगाने के बदले में अमेरिकी सोयाबीन खरीदना लगभग बंद कर दिया था, जिससे किसानों की इनकम काफी ज्यादा घट गई। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको आसान भाषा में हम बताएं कि डंपिंग का क्या मतलब होता है तो आपको बता दें, डंपिंग का मतलब है कोई देश अपनी चीजें दूसरे देश में बहुत ही कम दाम पर बेचता है। ये इतना कम होता है कि वहाँ की लोकल कंपनियां और किसान उस कीमत पर सामान बना ही नहीं पाते। इससे उस देश का बाजार सस्ते विदेशी मामले यानी माल से भर जाता है और स्थानीय लोगों का कारोबार नुकसान में चला जाता है। इसके बाद धीरे धीरे लोकल मार्केट पर विदेशी कंपनियों का या प्रोडक्ट का कब्जा हो जाता है। अगर ट्रंप भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाला चावल काफी महंगा हो जाएगा। इससे वहां भारतीय चावल खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही भारत के उन किसानों और निर्यातकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो अपनी फसल का बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजते हैं। महंगा होने की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की मांग कम हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, आप जानते ही होंगे। सस्ते घरेलू चावल और बड़े भंडार की वजह से भारत दुनिया भर में लगभग 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में अगर बात करें तो भारत का कुल चावल निर्यात लगभग 15 मिलियन टन पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्रंप के इस धमकी पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, जो उसने भारत को धमकी दी है कि हम अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं चावल पर भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय, आपका कमेंट तो बनता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको अगली बेहतरीन खबर आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन के बाद अब जेलेंस्की आएंगे। भारत अगले महीने का है उनका प्लान, लेकिन तारीख तय नहीं है। दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति का ये पहला भारत दौरा होने वाला है। बताते रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जेलेंस्की का ये अगर दौरा होता है तो भारत के लिए पहला भारत दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने 1992, 2002 और 2012 में अब तक सिर्फ 3 बार ही भारत का दौरा किया है। दोस्तों, विक्टर यानुकोविच आखिरी यूक्रेनी राष्ट्रपति थे जो 2012 में भारत आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रशिया और यूक्रेन बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। 2024 में भी ऐसा ही भारत ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही मॉस्को गए और पुतिन से मिले थे और कुछ ही हफ्तों बाद वे कीव जाकर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। दोस्तों, भारत और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच पिछले कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। ये बातचीत पुतिन की यात्रा से पहले ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की का दौरा कब और कैसे होगा ये कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि ट्रंप की नई शांति योजना किस दिशा में आगे जाती है, युद्ध की स्थिति कैसी रहती है और यूक्रेन की राजनीति कैसे आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय वहां जेलेंस्की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से दबाव में है। दोस्तों, 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों से लगातार बात करते रहे हैं। फोन कॉल हो या अंतरराष्ट्रीय बैठकें, दोनों नेताओं के साथ उनका संपर्क बना रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 2024 में यूक्रेन दौरे पर थे, तब उन्होंने जेलेंस्की को भारत
भारत आने का न्योता दिया था। बैठक में मोदी जी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मोदी जी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठ के हुई थी दोस्तों। अब ऐसे में बाद में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मीडिया से कहा था कि भारत एक बड़ा देश है, उसका प्रभाव अधिक है, भारत पुतिन को रोक सकता है, भारत अपनी भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, और अपनी भूमिका वो जरूर अवश्य निभाएगा दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर महरंग बलोच ने पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। 2 वकीलों की गिरफ्तारी पर जेल से भर दी हुंकार। जी हां, बलोच यकजहती कमेटी यानी कि BYC की गिरफ्तार नेता महरंग बलोच ने मानवाधिकार वकीलों ईमान जैनब मजारी हजीर और हादी अली चट्टा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इन वकीलों पर लगाए गए आरोप पाकिस्तान की सरकार की दमनकारी रणनीति और औपनिवेशिक काल के कानूनों का इस्तेमाल करके असहमति को दबाने का सबूत है। ये जानकारी द बलूचिस्तान पोस्ट के हवाले से सामने आई है। एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में बलोच ने कहा कि ये दोनों वकील सालों से मानवाधिकारों की पैरवी में सबसे आगे रहे हैं। वे हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज उठाते हैं और अन्याय तथा सत्ता के दुरुपयोग को चुनौती देते हैं। बलोच ने जोर देकर कहा कि उनकी बहादुरी को चुप्पी से नहीं मिलाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो एक बुनियादी मानवाधिकार है से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने के बजाय अधिकारी चुनिंदा तरीके से यानी कुछ चुने हुए तरीके से औपनिवेशिक काल के कानूनों का इस्तेमाल करके कार्यकर्ताओं को चुप करा रहे हैं। TBP की रिपोर्ट के मुताबिक बलोच ने मजारी और चट्टा पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली कितनी आसानी से बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में फिर मचा बवाल। अदियाला जेल के बाहर PTI समर्थकों का बड़ा हंगामा। इमरान खान से मिलने के इंतजार में बैठी है उनकी बहनें। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन खानूम नियाजी, अलीमा खानूम नियाजी और डॉक्टर उजमा खानून के साथ सैकड़ों की संख्या में PTI के नेता और समर्थक अदियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से इमरान खान को मुल्क के खतरा और जहनी मरीज करार देने के बाद क्या आज इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने दिया जाता है या नहीं। इन सभी से पहले कुछ डॉक्टर्स की टीम भी अदियाला जेल पहुंची थी। उन्होंने इमरान खान का मेडिकल एग्जामिनेशन किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PIMS के डॉक्टरों की एक टीम अदियाला जेल में कल दोपहर 12 बजे पहुंचकर इमरान खान के जरूरी मेडिकल टेस्ट किए, फिर वहां से निकल गई। दोस्तों जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट आते ही मेडिकल टेस्ट की जानकारी अदियाला जेल प्रशासन को दे दी जाएगी। हालांकि अभी तक जेल प्रशासन ने जानकारी नहीं दिया कि आखिर इमरान खान को क्या परेशानी थी जो PIMS के डॉक्टरों की टीम इमरान खान का मेडिकल टेस्ट करने पहुंची थी। पिछले हफ्ते इमरान खान का संदेश जारी करते हुए इमरान खान की बहनें और PTI ने जानकारी दी थी कि जेल में इमरान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान के टुकड़े होकर बनेगा सिंधु देश। क्या वाकई में होगा ऐसा? 45 गिरफ्तारियों के साथ शुरू हुआ खूनी आंदोलन। दोस्तों मुनीर के मनमाने प्रमोशन के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। जजों और वकीलों ने मास रेजिग्नेशन देने शुरू कर दिए हैं और शहबाज सरकार पर संविधान की हत्या के आरोप लग रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में मुनीर पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान वाली सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। वहीं इन सब के बीच अब पाकिस्तान के अंदर एक और उबाल उठ रहा है जो अलग सिंधु देश की मांग को लेकर है। हाल ही में कराची में सिंध संस्कृति दिवस पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। दोस्तों अलग सिंधु देश की मांग करते हुए कराची में रैली आयोजित की। इस दौरान पुलिस के साथ कई लोगों की झड़प का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग सिंधु देश की मांग को लेकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद करीब 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले महीने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र एक दिन भारत में शामिल हो सकता है। उनके बयान को लेकर पाकिस्तान भड़क गया था, लेकिन असलियत ये है कि जिन्ना के देश में यहाँ लंबे समय से अलग सिंधु देश की मांग चली आ रही है। तो वहीं अगली खबर आपको बता दे दोस्तों, ब्राजील ने छीना भारत से बांग्लादेश का कच्चा कपास बाजार, लेकिन एक क्षेत्र में बादशाहत अब भी बरकरार है। जी हाँ, बांग्लादेश के कच्चे कपास बाजार में बड़ा उलटफेर हो गया है। दशकों से इस बाजार पर कब्जा जमाए भारत को अब ब्राजील ने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी कृषि विभाग USDA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के विपणन
वर्ष में ब्राजील ने 25% हिस्सेदारी के साथ बांग्लादेश का सबसे बड़ा कच्चा कपास आपूर्तिकर्ता बन गया है, जबकि भारत महज 15% के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है। हालांकि एक क्षेत्र में भारत अब भी मजबूती से कायम है, वो है सूती धागा यानी कॉटन यार्न। दोस्तों 2024-25 विपणन वर्ष में बांग्लादेश अपने कुल सूती धागा आयात का 82% हिस्सा भारत से ही लिया। जुलाई 2025 में रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश के कुल निर्यात का 80% से अधिक और जीडीपी का करीब 10% योगदान देता है। इस सेक्टर में 40 लाख लोग रोजगार पाते हैं, यानी कि सूती धागे में भारत आज भी नंबर 1 बना हुआ है। जुलाई 2025 तक भारत ने बांग्लादेश के कुल कॉटन यार्न आयात का 82% हिस्सा सप्लाई किया। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है जो केवल 7.5% है। इसका कारण बताया जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी स्पिनिंग क्षमता है। इसके अलावा कोलकाता बेनापोल जैसे तेज डिलीवरी रूट और कम लॉजिस्टिक्स लागत भी हैं। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश स्थित ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र अब सीधे तौर पर पाकिस्तान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने 1971 की जंग में हारने वाले देश पाकिस्तान को नो कॉम्प्रोमाइज विद रजाकर लिखकर साफ साफ संदेश दे दिया है। दोस्तों ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पाकिस्तान की सेना की तरफ से किए गए नरसंहार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर एक हाथ से बना बैनर भी जमीन पर चिपका दिया और उस पर लात रखते हुए आगे बढ़ते चले गए। इसके तमाम फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। इस दौरान सभी ने कहा कि पाकिस्तान से अलग अपनी एक राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए बांग्लादेश ने बड़ी कीमत चुकाई है। उन्होंने कहा कि पीढ़ियां बदल सकती हैं लेकिन सच नहीं बदलता। छात्रों ने कहा कि 1971 में 20 लाख की संख्या में लोग शहीद हुए थे, 2 लाख महिलाओं को शिकार बनाया गया था। अब जब इतनी भारी कीमत पर हमको आजादी मिली है, इस पर अब किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। हर साल बांग्लादेश अपना विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। इसी दिन बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम समाप्त हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। बड़ी धूमधाम से बांग्लादेश राष्ट्रीय पर्व मनाता है। यानी कि दोस्तों बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़ा और तगड़ा मैसेज दे दिया सीधा सीधा पाकिस्तान को कि अगर बांग्लादेश को लेकर कुछ उलट सोच रहा हो पाकिस्तान तो अभी से ही संभल जाए। पाकिस्तान के मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। जैसा दिया तगड़ा जवाब। आपकी इस पर जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन की कंपनी के खिलाफ नेपाल ने कर दिया केस। एयरपोर्ट के निर्माण में बड़ी हेराफेरी का है गंभीर आरोप। दोस्तों नेपाल के पूर्व मंत्री अधिकारी और चीन की एक कंपनी पर काठमांडू के बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में पैसे की बड़ी हेराफेरी का तगड़ा आरोप लगाया गया है। ये मामला हिमालयी मुल्क नेपाल में अब तक के सबसे बड़े करप्शन केसों में से एक है। अधिकारियों की जांच करने वाली संस्था कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटीज ने रविवार को 55 लोगों और चीन की कंपनी चाइना CAMC इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के खिलाफ करीब 665 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में स्पेशल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। चीनी कंपनी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने निर्माण की लागत को 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 665 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। कोर्ट में सुनवाई कब शुरू हुई है अभी साफ नहीं है। कंपनी के 2 अधिकारियों के नाम भी इस चार्ज शीट में शामिल है। दोस्तों वहीं आपको अगली खबर बता दें, भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंका में 264 लोगों की बचाई जान, मिली भावुक विदाई। चक्रवात प्रभावित श्रीलंका में राहत कार्य पूरा कर चुके भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर को इस देश की वायुसेना ने विदाई दी और इस बीच INS घड़ियाल तमिलनाडु से 700 टन आवश्यक राहत सामग्रियां लेकर त्रिंकोमाली पहुंच गया है। सोमवार को भारत के लिए रवाना हुए भारतीय वायुसेना के इन हेलीकॉप्टरों ने चक्रवात दितवा और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रीलंका की वायुसेना ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर के योगदान से श्रीलंका की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया में काफी मदद हुई। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि इन हेलीकॉप्टर की मदद से 264 लोगों को बचाया और लगभग 50 टन राहत सामग्री पहुंचाई। इस बीच भारतीय नौसेना का जहाज INS घड़ियाल सोमवार को तमिलनाडु से 700 टन खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तु और कपड़े लेकर त्रिंकोमाली पहुंचा। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने अब तक श्रीलंका को लगभग 1000 टन आवश्यक खाद्य
मादक पदार्थ और कपड़े भेजे हैं। इसके अलावा कैंडी के पास स्थापित भारतीय क्षेत्रीय अस्पताल बाढ़ प्रभावित समुदायों को उपचार प्रदान कर रहा है। दोस्तों वहीं बता दें, दिल्ली आतंकी हमले में एनआईए ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक 8 हुए अरेस्ट। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोले तो एनआईए ने मंगलवार को 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार बम विस्फोट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एनआईए की यह 8वीं गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला है। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर बिलाल को लाल किला इलाके में हुए आतंकी हमले की साजिश में शामिल पाया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी बिलाल ने जानबूझकर हमले को अंजाम देने वाले सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दी थी। उसने संसाधन और पनाह देने के साथ ही आतंकी हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया था। दोस्तों अगली खबर बता दें, सरकार का इंडिगो पर कड़ा एक्शन। एयरलाइन की उड़ानों में 10% की कटौती। सीईओ ने कहा, हमको माफ कर दो। जी हां, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में 10% कटौती करने का निर्देश दिया है। पिछले हफ्ते क्रू रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और संचार की कमी जैसे आंतरिक कुप्रबंधन के कारण यात्रियों को हुई भारी असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। मंत्रालय का मानना है कि एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और रद्दीकरण की घटनाओं को कम करने के लिए कटौती जरूरी है। हालांकि इस कटौती के बावजूद इंडिगो अपने सभी मौजूदा गंतव्यों पर उड़ानें जारी रखेगी। दोस्तों वहीं बता दें, कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार एसआईटी गठित। 3 अफसर करेंगे जांच। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री, भंडारण और तस्करी मामले में विशेष जांच दल का गठन किया। आईजी लॉ एंड ऑर्डर एल कुमार को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं एसएसपी एसटीएफ सुशील धूले चंद्र भान और एफएसडीए के अखिलेश कुमार जैन को इसका सदस्य बनाया गया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार हुई सख्त। तंदूर में कोयला, लकड़ी बैन। खुले में कूड़ा जलाने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों दिल्ली सरकार ने खुले में कचरा, पत्ते, प्लास्टिक, रबड़ या कूड़ा जलाने पर सख्ती करते हुए 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है। पर्यावरण विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में तंदूर में कोयला, लकड़ी जलाना भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने यह आदेश जारी किया। दोनों आदेशों का मकसद राजधानी में वायु प्रदूषण के सबसे स्रोत पर अंकुश लगाना है। ये कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी एनजीटी के कई आदेशों के बाद उठाया गया है। बहरहाल दोस्तों, ये थी बिग स्टोरी। बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।